Hello everyone, welcome to my channel. My name is Harsh. I am a final year student of pharmacy. तो हम नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं, जो कि हमारी है। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें वो है आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट में सेकंड टॉपिक सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में इतना हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में इतना कुछ बता चुका है। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी में कम्प्लीटली बता चुका हूँ कि ह्यूमन बॉडी में हमें क्या क्या इंट्रोडक्शन में देखना है, कौन कौन से साइजेटल प्लेन्स होते हैं हमारी बॉडी के, कौन कौन से हीमोस्टेटिस, बेसिक कंपोनेंट, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया है। एंड आइए चलते हैं हम सेकेंड टॉपिक की तरफ, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आ जाता हूँ अपने PDF पर। तो ये PDF है हमारी। इसमें बेसिकली हमें आज कवर करना है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कंप्लीट कवर करना है। इसमें मैं जितना हो सके आपको बताने की कोशिश करूँगा, ना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा। ये देखिए, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो चुका है ये चैप्टर नंबर 2, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सेल्यूलर का मतलब रिलेटेड टू सेल है, ठीक है ना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो सेल्यूलर सिस्टम है वो कितने लेवल से बना हुआ है, जिसमें कि सबसे पहले प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स आते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब कि आपको प्रोकैरियोट याद रखना है तो ऐसे याद रखें कि पुराने टाइम के सेल, जो पुराने टाइम के सेल थे, मतलब जैसे कि ए बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, जैसे मतलब एग्जांपल में आर्की बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक मतलब यू का मतलब न्यू सेल। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में कौन सी सेल पाई जाती है, तो ह्यूमन बॉडी में बेसिकली यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक किस में होती है, आर्की बैक्टीरियाज में या फिर पुराने टाइप के बैक्टीरियाज में। जो हमारे जो यूकैरियोटिक सेल है वो प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, एनिमल्स में ही फर्दर हम आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मुझे यही एक मेन जो टॉपिक है वो यही बताना है कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट होते क्या हैं बेसिकली, क्योंकि कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि है क्या। तो प्रोकैरियोट में हमारा पुराने टाइम वाले सेल्स आएंगे, जो कि पुराने टाइम के बैक्टीरियाज थे, फंगी थे, वो सब प्रोकैरियोटिक में जाते हैं। और जो कि न्यू टाइप के हैं वो सब एनिमल्स, कॉर्डेटा, प्लांट्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब यूकैरियोट में आती हैं। तो अब सबसे पहले प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में मैं आपको कंप्लीट प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट एक बार बता देता हूँ। देखो, ये मेरी क्लास 11th की NCERT निकाली है मैंने। मतलब इसमें जो इस चैप्टर का नाम है द सेल, कंप्लीट सेल है। इसमें सेल के बारे में बताया गया है। देखो, यहाँ से अगर आपको कुछ करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप इसके अपने हैंड रिटन नोट्स खुद से बना सकते हो। यहाँ पर प्रोकैरियोट सेल के बारे में दिखाया गया है। प्रोकैरियोट सेल के अगर आपको एग्जांपल्स लिखने हैं तो आप लिख सकते हो PPLO। PPLO क्या होता है, पोली न्यूमोनिक बैक्टीरिया, इस टाइप का होता है। मतलब PPLO की फुल फॉर्म होती है पोली न्यूमोनिक, ठीक है। और अगर आपको कुछ और भी देखना है कि प्रोकैरियोटिक में भाई और क्या क्या आता है, तो प्रोकैरियोटिक में आपके बहुत सारे वायरसेस आ जाते हैं, टिपिकल बैक्टीरियाज आ जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। और मतलब इससे आप रीड आउट कर लेंगे एक बार यहाँ से लेके, और यहाँ तक आपको खुद समझ में आ जाएगा। मुझे एकदम से वो वर्ड दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ है इसमें, ठीक है ना। तो आप एक बार इसे रीड डाउन कर लेंगे, इसलिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये रहा यूकैरियोटिक सेल। देखो, सबसे ज़्यादा जो मेजर डिफरेंस है वो आपको यूकैरियोटिक में दो ही टाइप की सेल आती हैं। एक तो आएगी आपकी एनिमल सेल, एक आएगी आपकी प्लांट सेल, ठीक है। ये दोनों टाइप की सेल आपकी यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है। यूकैरियोटिक में एनिमल सेल और प्लांट सेल में बेसिकली इतना सा, देखो इस डायग्राम को रेफर कर सकते हो, बिकॉज ये डायग्राम NCERT का डायग्राम है, ठीक है। ये NCERT का डायग्राम है। इस डायग्राम को आप रेफर कर सकते हो अगर आपको कुछ ज़्यादा ही जानना है या सीखना है, ठीक है ना। तो अब मैं चलता हूँ अपने इस टॉपिक की तरफ। जब मैं आपको पढ़ा रहा था, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज लेनी है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, इसमें आपको साइज़ बताया गया है, टाइप ऑफ न्यूक्लियस बताए गए हैं। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक की बात करिए, यहाँ पर यूकैरियोटिक की बात करिए। प्रोकैरियोटिक मतलब पुराने टाइप वाले बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया
और ब्लू ग्रीन एल्गी, इस टाइप के जो भी हैं। यूकैरियोटिक में आपको देख सकते हो कुछ फंगी प्रो यूकैरियोट्स भी होते हैं, कुछ फंगी प्रोकैरियोट्स भी होते हैं। तो ये सब आपका 11th क्लास में क्लियर हो जाना चाहिए था, क्योंकि 11th और 12th में बायोलॉजी में के बेसिक्स में, फंडामेंटल में ये सब चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल, कुछ प्रोटिस्टा भी यूकैरियोट होते हैं, कुछ प्रोकैरियोट होते हैं। तो सब आप पीछे वाली बात है, ठीक है। टिपिकल साइज, साइज क्या होता है, साइज। उसके बाद टाइप ऑफ न्यूक्लियस, डीएनए क्या होता है। देखो एक बात और है प्रोकैरियोटिक में जो मुझे तुम्हें सबसे पहले बतानी है, मतलब प्रोकैरियोटिक में एक चीज़ ये भी है कि यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस कुछ इस टाइप का होता है, मतलब वेल डिफाइंड नहीं होता, और इसमें न्यूक्लियस इस टाइप का होता है कि वेल डिफाइंड होता है। तो इतना ही फ़र्क है। देखो यहाँ पर भी यूजुअली लीनियर मॉलिक्यूलर क्रोमोसोम हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है ना, डीएनए, आरएनए, और जो भी आपका न्यूक्लियस है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो एक ये बताना था मुझे, आरएनए राइबोसोम के बारे में आप लिख सकते हो। यहाँ पर राइबोसोम 70S होता है, यहाँ पर 80S होता है। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पर 70S होता है, यहाँ पर 80S होता है, ठीक है। और आप इन दोनों को ऐड करने पर मत जाना, 60 और 40 बोलो कि 60 और 40 तो 100 होते हैं। ये इसके सेंट्रीफ्यूगल की वजह से होता है। ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, आपको हर जब आप हायर स्टडी में जाओगे तब आपको पता चल जाएगा कि सेंट्रीफ्यूग से इसको मेज़र करते हैं, ठीक है ना। सेल मूवमेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल डिवीजन, इन सबको आप प्रेफर कर सकते हो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि क्योंकि अगर आपको एग्जाम देने हैं तो इस फ्लो चार्ट को लिख कर ही आना है। अगर आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी क्वेश्चन मिलता है, फंक्शन ऑफ सेल पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो फंक्शन ऑफ सेल। फंक्शन ऑफ सेल में क्या क्या होता है, सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। इसके बाद सेल डिवीजन कैसे करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि सेल डिवाइड कैसे करती है। एनाफेज, टीलोफेज, मीटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये सब फेजेस होते हैं जिसमें सेल डिवाइड करती है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसके बाद जी नोट से जी में जाती है, एस एम, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब आपको सेल पढ़ना ही पड़ेगा पूरा कंप्लीट। चाहे तो आप एनसीईआरटी से पढ़ो, चाहे आप इससे पढ़ो, बट आपको एक बार सेल कंप्लीट करना पड़ेगा। तब भी आप सोचना कि आपको EK2 का ये सिलेबस कुछ समझ में आएगा, वरना आपके ऊपर से जाएगा, आप यही बोलते रहोगे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि आपको इसके लिए फंडामेंटल्स रेडी रखने ही पड़ेंगे। ठीक है। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में क्या है, देखो ये माइक्रोविलाई है, माइक्रोफिलामेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, गोल्जी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड राइबोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, पैरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल, तो प्लाज्मिक स्मूथ भी होती है और एक रफ भी होती है, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोटिब्यूल्स, राइबोसोम्स, डेसोसोम्स, टाइट जंक्शन, सेंट्रियोल। जितने भी मैंने ये सब जिन पर मैंने सर्कल किया या हाईलाइट किए हैं, इनको ही लिखना, इससे ज़्यादा मत लिखना है। गैप जंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटरसेल्युलर स्पेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, पीनोसोम लिखने की ज़रूरत नहीं है, और हेट्रोक्रोमेटिन ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जितना मैंने बताया इतना ही अगर आप अपने एग्ज़ाम में लिखा है ना, तो सच्ची बता रहा हूँ कहीं नहीं गए आपके मार्क्स। आप फुल ऑन फुल करके आओगे, इतना ही कर लो, क्योंकि वहाँ पर ना कोई ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अब आते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं सेल मेम्ब्रेन की, ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा। इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रॉपर्टीज सेल मेम्ब्रेन की होती हैं वो होती ही हैं, वो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। हमने भी याद ही करी थी, और बच्चे भी याद ही करते हैं। इसमें कुछ समझने जैसा ऐसा नहीं है कि x+y=0 कैसे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें याद ही करना है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि द गार्ड सेल सेल द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, भाई याद करना पड़ेगा। इट गार्ड सेल जो होती है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये आपको याद करना। इट हेल्प द रिकॉग्नाइजिंग ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल को रिकॉग्नाइज करती है, उसमें हेल्प करती है। तो आपको याद ही लर्न करना ही पड़ेगा, ये आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। द सेल मेम्ब्रेन डिवाइड इनटू सेल स्मॉल सेक्शन हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फंक्शन, ठीक है ठीक है। ये सब एक बार आप रीड आउट कर लेंगे। स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड मोसेक मॉडल, देखो ये आ गया फिर से। अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर इम्पोर्टेंट तो आपको उसी दिन समझ में आ जाएगा जब आपके पेपर में क्वेश्चन रखा मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन में आ जाता है भाई ये, ठीक है ना, हाँ, तो फ्लूइड मोसेक मॉडल कर लेना।
क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन ऐसा आता है, या तो वो आपको देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में लिखो, लिपिड मेम्ब्रेन के बारे में लिखो, फिर उसके बाद फ्लूइड मेसेक मॉडल को समझाओ, या सेल मेम्ब्रेन, वो इस टाइप से क्वेश्चन देते हैं, वो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे ये चीज़ें। तो ये देख सकते हो आप, फुल कंप्लीट आपको यहाँ से लेके आप एक बार आपको रीड करना है एंड लिखना है, ठीक है। उसके बाद फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फंक्शंस क्या क्या होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सेल, अब आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन है तो सबसे पहले सेल को प्रोटेक्ट करेगी। सपोज ये सेल है तो इसकी ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का क्या काम होगा, इसका काम प्रोटेक्ट ही तो करना होगा, ये प्रोटेक्ट ही तो करेगी हमारे सेल को, ठीक है। अंदर न्यूक्लियस है, डीएनए है, आरएनए है, बहुत सारे और भी बहुत सारे ऑर्गन्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, जो आपने भी मैंने पीछे इस वाले देखो इस डायग्राम में बताए थे। ये जितने भी हैं इसके ऊपर एक ये कवर चढ़ा हुआ है, ये क्या करेगा, ये कवर इसको प्रोटेक्ट करेगा। तो इतना तो आपको ये तो आपको मेरे साथ याद हो जाना चाहिए कि फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहला मेम्ब्रेन में है प्रोटेक्शन, ये आपको प्रोटेक्ट करेगी किसको, सेल को। फिर इसके बाद है प्रोवाइडिंग साइटोस्केलेटन एंड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल साइटोस्केलेटन सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो आपको पता नहीं चाहिए कि सेल है उसको सपोर्ट कौन देगा भाई, कौन 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 प्रोटेक्ट करेगा उसको, कौन मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा, तो वो सेल मेम्ब्रेन का वर्क है, ठीक है ना, वो उसका काम है। सेपरेशन फ्रॉम सराउंडिंग, जितने भी आपके सेल मेम्ब्रेन के सराउंड हैं उन सभी को सेपरेट इंटरनल एनवायरनमेंट से रखना। परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी आपको आगे जाके फार्मेसी में बहुत बड़ा स्कोप है परमिएबिलिटी का, आपको आगे जाके बहुत अच्छे से परमिएबिलिटी समझ में आ जाएगी, बिकॉज परमिएबिलिटी के ऊपर बायो अवेलेबिलिटी, परमिएबिलिटी, बहुत सारी टर्म्स हैं जो आपको इन फ्यूचर पता चलेंगी फार्मेसी में, ठीक है। उसके बाद टिश्यू फॉर्मेशन, पार्टिकल ट्रांसपोर्टेशन, कंट्रोल न्यूरो, आप काम करो, जब मैं आपको, आप ये वीडियो देख रहे हो ना, उसके साथ साथ नोट्स बनाओ जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। ऐसा नहीं है कि परमेबिलिटी में सब कुछ ही लिखना है, परमेबिलिटी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इतना लिख लो। उसके बाद एक यहाँ से यहाँ तक लिख लो, यहाँ से यहाँ तक लिख लो, इतना ऐसे करो। शॉर्ट नोट्स अपने खुद से प्रिपेयर करने होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। आप टीचर्स की डीपीपी, आप टीचर्स के लेक्चर पीपीटीज, इन सबसे नहीं पढ़ पाओगे, अपने खुद से बनाने पड़ते हैं। कि नोट्स में बनाता था, रेफर में इसी बुक को करता हूँ, रेफर में पीवी बुक्स को करता हूँ, बट मुझे अभी ह्यूमन एनाटॉमी में वो बुक अवेलेबल नहीं हो पाई है, ना ही मुझे कहीं मिली है, तो इसलिए मैं इस बुक से पढ़ा रहा हूँ। ये बुक भी ठीक है, समझा सब कुछ रखा है, और जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी या फिर अदर किसी रेफरेंस बुक की हेल्प से आपको कंटिन्यूसली कंप्लीट समझा दूंगा, मतलब ये गारंटी मेरी है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल, साइटोसोल। साइटोसोल क्या होता है, साइटोसोल रेफर टू द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द मड, बस इतना जरूरत है आपको, साइटोसोल पता होना चाहिए। साइटोसोल क्या है, फ्लूइड है। साइटोसोल एक तरीके का फ्लूइड है जो इनसाइड द सेल है, जो सेल के अंदर पाया जाता है, इनसाइड द सेल। इसके आगे का आपको कुछ नहीं पता हो ना हो चलेगा, ठीक है। उसके बाद इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रो, देखो तुम कोई पीएचडी नहीं कर रहे हो कि तुम्हें इंटरनल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता हो। अगर आपको करना है तो करो, वरना इसकी कोई ऐसा नीड नहीं है। बट अगर आप देख लो, याद कर सकते हो तो कर लो, अगर आपको वहाँ पर कॉपी में लिखने से बचना है तो वहाँ पर डायग्राम टपेल देना, काम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, सब माइटोकॉन्ड्रिया की ही बातें चल रही हैं ये, ठीक है। किसकी इनर मेम्ब्रेन कैसी, तो उसके बाद गोल्जी बॉडी। देखो जितने भी सेल के ऑर्गन्स हैं वो सभी के बारे में आपको कुछ ना कुछ फंक्शन उसके पता होने चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन ये आ जाएगा कि डिफाइन सेल एंड सेल ऑर्गन्स। तो फिर अगर आपको ये क्वेश्चन 10 नंबर में आ गया तो मेरा यकीन मानो आप नहीं कर पाओगे। 10 नंबर में यार इंसान कितना लिखेगा, 2 पेज 3 पेज, बट लेकिन अगर आपको सेल्स के विद डायग्राम कुछ कुछ पता है तो आप आराम से 5-6 पेज भर दोगे, नहीं तो मुझे पता है ना। तो इसलिए गोल्जी का एक बार ये देख लेना डायग्राम कैसे है, क्या क्या है, ट्यूब्यूल है, ये है, बस इस टाइप से एक बार ओवरली फेल लेना। उसके बाद फंक्शन है गोल्जी बॉडी के, क्या फंक्शन है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है, ट्रांसपोर्टेशन, इसकी सिर्फ और सिर्फ हेडिंग करो, अंदर का मटेरियल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पास ही होना है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, कितना कुछ पढ़ भी नहीं पाओगे। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, स्पिंडल मतलब ये है, ये जब हमारी इससे अटैच होती है ना, ये सेल है, ये यहाँ से जाती है, तो यहाँ पर कुछ स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, तो ये सब आपको सेल में पता चलेगा भाई, सेल चैप्टर से, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम सबसे पहले तो लाइसोसोम एक एंजाइम की एक पोटली मान लो, इसके अंदर ऑल एंजाइम्स आर प्रेजेंट, जो कि सेल को पूरी तरीके से मेटाबोलाइज्ड कर देते हैं, समझ रहे हो, सेल को पूरी तरीके से मेटाबोलाइज कर देते हैं, मतलब पूरी तरीके से सेल को खत्म भी कर सकते हैं अगर ये थैली फट जाए। लाइसोसोम इस तरीके की एक थैली प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम 2 टाइप की होती है, एक तो रफ होती है, ठीक है,
और एक होती है स्मूथ। रफ इसलिए होती है क्योंकि रफ इसलिए उसे बोल देते हैं कि उसके ऊपर ना ऐसे ऐसे करके कुछ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ये बेसिकली राइबोसोम होते हैं। स्मूथ इसलिए बोल देते हैं, स्मूथ मतलब चिकनी, क्योंकि उसके अंदर उसके ऊपर ही कोई ऐसे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। पर इतना सा फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये देख रहे हो, ये क्या है, ये रफ है। रफ रफ मतलब इसके ऊपर ये जो है ना, ये राइबोसोम्स हैं। ये आपको छोटे छोटे डॉट्स जो दिख रहे हैं ना, ये राइबोसोम्स है। और इधर ही है, ये दिख रही है आपको, ये है, ये स्मूथ है। स्मूथ मतलब यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। राइबोसोम ही फर्दर आगे जाके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये भी देख लिया। उसके बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर जाते हैं। न्यूक्लियस में तो आपको पता है आपका जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है, जैसे कि डीएनए हो गया, प्लाज्मिड हो गया। यूकैरियोट में ध्यान रखना डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोट मतलब पुरानी वाली सेल्स में प्लाज्मिड हो सकता है, प्लाज्मिड पाया, उसका जो जीनोमिक मटेरियल होता है वो प्लाज्मिड होता है। किसमें, ध्यान से सुनो, यूकैरियोट जो होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमारा डीएनए न्यूक्लियस होता है। बट लेकिन जो ओल्ड सेल है, मतलब प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं, उनका जो जीनोमिक मटेरियल होता है वो प्लाज्मिड होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्रोमोसोम, क्रोमोसोम आपको पता है एक्स वाई एक्स एक्स, ये सब क्रोमोसोम्स ही हैं। वैसे तो हमारी बॉडी में बहुत सारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, बट लेकिन यहाँ पर अब आपको कोई फर्दर हायर स्टडी तो करनी नहीं है क्रोमोसोम की, तो बस आपको सिंपल सा कुछ फंक्शंस पता होने चाहिए क्रोमोसोम्स के। उसके बाद फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, सेल जंक्शन। सेल जंक्शन क्या होता है, सेल जंक्शन के बारे में, टाइट जंक्शन, ठीक है ना, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, बेसिकली ये सब जंक्शंस के बारे में आपको थोड़ी अंदर की इंटरनल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, अब अक्रॉस मेम्ब्रेन से तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि जो 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 मेटल्स, जो आयंस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, है ना, जिसके पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट आयन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो कार्बन ऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें। पैसिव ट्रांसपोर्ट, अब आपको पता है एक्टिव और दो पैसिव, दो ही तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, पैसिव मतलब लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ये तो सब दुनिया में जगत से पढ़ते आ रहे हो, पढ़ना भी चाहिए। देखो ये अब ये तो मैंने आपको एक दो लाइन में बता दिया, बट लेकिन आपको भाई पूरा डिटेल्ड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद है एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। अब पता है एक्सो मतलब बाहर निकलना, किसी भी मॉलिक्यूल का बाहर निकलना, एंडो मतलब अंदर जाना, किसी भी मॉलिक्यूल को अंदर जाना। ये तो मतलब फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेट होना, फिल्टर एड जिसे बोलते हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन कोई काम का नहीं है, ये पता नहीं क्या है, कुछ ऐसा कुछ मैंने नहीं पढ़ा। जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल पता नहीं क्या, मतलब कुछ कुछ बुक, वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ बुकों में अनरिलेवेंट चीज़ें भी होती ही हैं, आप ध्यान रखें हमेशा। जो अब देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो जो आपको लगता है कि हाँ मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो आप उसको वहीं पर पॉज करके रोक करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जो से भी आपको जो जिस भी तरीके से आप पढ़ाई करते हैं वो सब आप कर सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ इंटरनल सिग्नल्स, ये तो सब वही है। उसके बाद सेल साइकिल, सेल साइकिल में देखो भाई, इस सेल साइकिल को रट लेना। रट लेना मतलब रट लेना। सबसे पहले जीवन फेज होता है, उसके बाद रेप्लिकेशन करता है एस फेज, G2 फेज, ठीक है। यहाँ पर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। भैया ये कर लेना, इम्पोर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, बहुत बार आया है, ठीक है ना। माइटोसिस, मियोसिस प्लीज कर लेना। माइटोसिस के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में बेसिकली ये सब देखो, अगर ये समझना है ना, रेफर टू एनसीईआरटी प्लीज यार। जिसको जिसकी बहुत कमजोर है ना, जिसने आज तक नहीं पढ़ा, बस मुंह उठा के भी फार्मा में एडमिशन ले लिया, प्लीज रेफर टू एनसीईआरटी। कोई तुम्हारे डायग्राम नहीं काटेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि एक तो एनसीईआरटी की थोड़ी सी
लैंग्वेज जो है वो ईजी है, यहाँ पर तुम्हें समझ नहीं आएगा, यहाँ पर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल डॉक्टरों वाली चीज़ें पढ़नी है मुझे, बट प्लीज़ रेफर टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को कर लेना और एनसीईआरटी वाले डायग्राम्स को ही अपनी एग्ज़ाम में एज इट इज़ बनाई आना, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्ज़ाम पहली बात तो एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स हैं एक तो ईजी हैं, इससे तो 100 गुना ईजी हैं, और उसके बाद उसमें कुछ अच्छे से दिखा भी रखा है, उसको कर लेना। मियोसिस में ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसे बना आना, ठीक है ना। उसके बाद इसकी समरी आ गई है। कंपैरिजन ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें कंपैरिजन करने की कि क्या क्या होता है इसमें, हमें कोई पीएचडी वगैरह नहीं करनी है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद समरी है, समरी को आप कर सकते हैं, देख लेना अगर आपको कुछ अच्छा लगे। एक्सरसाइज है, ट्रू फॉल्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, वेरी शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर। लॉन्ग आंसर में देखो, लॉन्ग आंसर में आपसे एक चीज़ पूछी जा सकती है, तो सेल डिवीजन के बारे में पूछा जाएगा कि राइट और नोट ऑन सेल डिवीजन, पूरा आपको डिफाइन करना है। माइटोसिस, मियोसिस, जितनी भी सब कुछ सेल डिवाइड कैसे होती है, बेसिकली ये सेल है अभी कैसे डिवाइड होगी पूरा करके आपको बताना है, कितने कितने फेजेस होंगे, कैसे कैसे, फुल कम से कम 10 पेजों का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, कम से भी कम। उसके बाद सेल कम्युनिकेटी, ये क्वेश्चन तो कभी भी नहीं आएगा भाई, ये तो बकवास है। डिटेल नोट ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्रोस मेमोरी, देखो ये जो ट्रांसपोर्ट एक्रोस मेमोरी है ना, यहाँ पर आपको फ्लूइड मोसेक मॉडल ही पूछा जाएगा, फ्लूइड मोसेक मॉडल, ठीक है, वही पूछा जाएगा। सेल जंक्शन के बारे में आपको बताना चाहिए, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, इन सब जंक्शंस के बारे में जो मैंने को पीछे देखो सब बता दिया है। पॉज करो, रोको, अपने नोट्स बनाओ, सेल्फ नोट्स बनाओ, अगर कहीं डायरेक्ट कुछ भी दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, फिर तो बैठे ही हैं भाई।